नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम है, उसमें जो आय दृष्टि करंट अफेयर है वो हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आय दृष्टि का ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज लेक्चर है आर्थिकी का, मतलब इकोनॉमिक्स वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग आर्थिकी देखेंगे। इसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसके बाद स्पोर्ट है, और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में आएंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग पढ़ रहे हो घर में इसी बुक से, इसी मैगजीन से, तो एक काम जरूर करना है कि जो भी वन लाइनर दिया हुआ है पहले, उसको पहले कंप्लीट करिए अच्छे से। ठीक है, मतलब अच्छे से। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे ऑलरेडी 2 या 3 पॉइंट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थोड़ा सा, तो उसको मिला जुला कर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब आप आगे एक्सप्लेनेशन में आओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आधी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो यही जो शुरुआत के जो 10 पेज हैं, लगभग 10 से 12 पेज, इन्हीं को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है पहले। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक, चलिए देखते हैं तो पहला पॉइंट क्या है। चलिए, पहला क्या कह रहा है, पहला पॉइंट अच्छे से देखेंगे। आर्थिकी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि करंट अफेयर को आपको सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के पीछे 6 या 8 महीने का ही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना चाहो आप जनवरी से पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 6 से 8 महीने का आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा 90% पोर्शन यहीं से आने वाला है। ठीक, तो पीएम मित्र पार्क, प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है 20 सितंबर को अमरावती। ये अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में पहुंच जाना है, अमरावती महाराष्ट्र में है। ठीक है, जहां से पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। अब देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है कि पीएम मित्र का पहले तो पूरा नाम बताओ, और ये जो पीएम मित्र पार्क बने हैं तो टोटल कितने बने हैं, कितने पार्कों की मंजूरी दी गई है पहले। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बने वो भी देख लेंगे। तो पीएम मित्र का जो पूरा नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपेरल। एम से क्या है? मेगा है, आई से इंटीग्रेटेड है, टी से टेक्सटाइल है, आर से रीजनल है, और ए से अपेरल है। बिल्कुल इसको याद कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और पीएम मित्र से शब्दों को मिलाकर अगर पढ़ोगे तो पीएम मित्र, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, रीजनल, अपेरल, तो जब ऑप्शन में आएगा तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि ये चीज़ें थी। ठीक, तो पीएम मित्र पार्क टोटल 7 को मंजूरी मिली है, जिसमें से एक का जो उद्घाटन हुआ है तो वो अमरावती महाराष्ट्र से हुआ है। ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र से उद्घाटन हुआ है। उसके बाद जो एक खुल रहा है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद धार मध्य प्रदेश में, उसके बाद कलबुर्गी कर्नाटक में, उसके बाद नवसारी गुजरात में, उसके बाद विरुधुनगर तमिलनाडु पे। ठीक है, क्षेत्र भले ना याद रहे, लेकिन आपको राज्य याद होने चाहिए कि किस किस राज्य में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन या पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, टोटल 7 हैं। आगे चलें। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक या चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बैठक और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। ये भी सितंबर में किया गया था। अब यहां से हमको खुद ही ऑलरेडी पता चल रहा है कि वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बैठक हुई है, ऊर्जा मीटिंग हुई है, तो किस मंत्रालय द्वारा है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा जब आ गया है इंपॉर्टेंट, तो यहीं से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, या कौन सी नवीकरणीय है, कौन सी अनवीकरणीय है। तो ये सब मैंने आपको जियोग्राफी वाले पोर्शन में बताया हुआ है, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, जैसे आप इंडियन जियोग्राफी प्लेलिस्ट जाओगे तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, जिसमें भी दिक्कत होती है पढ़ने में। ठीक है, तो ये सभी कुछ मैंने बताया हुआ है, तो वो ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, याद रहेगा कि चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बैठक कहाँ पे हुई? गुजरात के गांधीनगर में। किस मंत्रालय द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है सितंबर में ही? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना, मतलब
ब्लॉकचेन की सर्विस प्रदान करने के लिए इसका उद्घाटन हुआ है या लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद है 27वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। नंबर क्या है? 27वां। 27वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। 27वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। बड़ी बात यह है कि जो ये ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ है, इसमें जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड, मतलब गोल्ड मेडल मिला है, पहला मेडल मिला है गोल्ड मेडल। उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला है? तो लैब मित्र परियोजना का नाम क्या है? लैब मित्र। और ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी में शुरू की गई थी, ठीक है। लैब मित्र परियोजना ये कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी में। तो इसी लैब मित्र पहल को या इसी परियोजना को ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई जो हो रहा है उसी में प्रथम श्रेणी में जिला स्तरीय पहल की श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है, ठीक। तो ये थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है क्योंकि यहाँ मुंबई और वाराणसी दोनों है, इंपॉर्टेंट है। किसने अंतरराष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है? तो जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं। जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो टिक नहीं लगा है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है नाइट फ्रैंक, इंपॉर्टेंट है क्या? नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो ये प्रकाशित किसके द्वारा है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। अब नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रकाशित है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला को प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान इसी में किसको मिला है? तो मुंबई को मिला है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। और क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स ये वाला है और अभी आगे देखेंगे तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स वो एक अलग आएगा, ठीक है। तो प्राइम लगा हुआ है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स। पहले नंबर पर मनीला है, दूसरे नंबर पर मुंबई है। आगे देखेंगे तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, सिर्फ इतना याद रखो, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने एक बुक जारी की है। उस बुक का नाम है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। समझिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने एक बुक लॉन्च की है। उस बुक का नाम है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। ये बुक का 25वां संस्करण है, पहली चीज। और इस बुक के अनुसार 2036 के 2 डेटा दिए गए हैं प्रमुख। इसमें बोला गया है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 बुक के अनुसार 2036 तक लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है? तो 952 प्रति 1000, 952 प्रति 1000, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक पूरी जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। अभी वो भी देखेंगे, तो अभी केवल याद रखना है 152.2 करोड़। फिर से समझिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने एक बुक लॉन्च की। बुक का नाम क्या है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। ये 25वां संस्करण है। इस बुक के अनुसार 2036 में लिंगानुपात कितना होगा? 952 प्रति 1000। और 2036 में जनसंख्या कितनी होगी? 152.2 करोड़। बस हो गया, काम खत्म, इतना ही है, ठीक। और उसके बाद देखिए वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। कब? 6 से 8 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। उसके बाद है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में पहले नंबर पे तो वॉलमार्ट है कंपनी, लेकिन भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? तो 9 कंपनियां शामिल है, ठीक। अच्छा ठीक है, तो इसी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के रैंकिंग में रिलायंस का स्थान क्या है? 86। रिलायंस का स्थान क्या है? 86वां स्थान है, ठीक है। पहले नंबर पे वॉलमार्ट है और भारत की टोटल 9 कंपनियां शामिल है। क्लियर है? आगे देखेंगे। किसानों से सभी फसलें, मतलब किसानों से क्या है कि सभी फसलें
न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है कौन, हरियाणा। हरियाणा में जैसा कि देखा होगा आपने, काफी आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा एमएसपी के लिए। तो एमएसपी पर फसल खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है, हरियाणा, ठीक, याद रखना है। उसके बाद अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक में से किस स्थान पर। तो बहुत ज़्यादा लंबा डेटा नहीं याद करना है, सिंपल याद रखना है कि एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, चूना उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, लौह अयस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है, फिर समझिए, एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरे नंबर पे, चूना उत्पादन में तीसरे नंबर पे, लौह अयस्क उत्पादन में चौथे नंबर पे, और कृषि उत्पाद निर्यात में, क्या, कृषि उत्पाद निर्यात में 8वें नंबर पे। कहाँ लिखा है कृषि उत्पाद निर्यात, ये देखिए, कृषि उत्पाद निर्यात में भारत 8वें नंबर पे है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट, कौन सा क्या, वो सब आगे खुद ही पढ़ेंगे हम लोग। तो कृषि उत्पाद निर्यात में भारत 8वें नंबर पे, लौह अयस्क में चौथे, चूना उत्पादन में तीसरे और एल्यूमिनियम में दूसरे। बस करंट का डेटा है, तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में या खनिज संसाधन में पूछा जा सकता है। उसके बाद है 75 जनपदों में, जब 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसलों का आकलन करने वाला या फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो कौन सा राज्य 75 जनपदों में, तो 75 जनपद किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य बना है, उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे चलें, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, चावल एटीएम। तो चावल एटीएम लॉन्च हुआ है उड़ीसा में। पहली चीज, चावल एटीएम लॉन्च हुआ है उड़ीसा में। जैसे पैसे निकालते हैं एटीएम से, वैसे ही चावल निकलेंगे यहाँ से, या अनाज निकलेगा। ठीक है, तो अब अनाज कैसे निकलेगा, तो 5 मिनट में 50 किलोग्राम अनाज निकल सकता है इससे। कितना, 5 मिनट में 50 किलोग्राम। ठीक है, चावल एटीएम उड़ीसा में तो स्थापना हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल एटीएम का नाम क्या है, तो अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। क्या नाम है इसका, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। ठीक है, क्या नाम है, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। कहाँ, उड़ीसा में। किस पत्तन पर, पत्तन मतलब पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा शुरू की गई है, या किस बंदरगाह में कृषि निर्यात सुविधा शुरू की गई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई, नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है, जुलाई में। तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश ये चौथा राज्य बना है। तो इसके पहले 3 राज्यों में ऑलरेडी ये विधेयक लागू कर दिए हैं, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। उसके बाद चौथे नंबर का है यूपी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए, मतलब आरबीआई ने ऐसी कौन सी संस्था है या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंक हैं, उनके साथ आरबीआई ने समझौता किया है। कौन सा प्रोजेक्ट है ऐसा, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस, अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, पहली चीज प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बीआईएस के द्वारा। बीआईएस कौन है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन कौन शामिल है, तो जाहिर सी बात है 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों से समझौता किया है। तो 4 आसियान देश कौन कौन से हैं, वो तो भारत है जो शामिल हो गया है, उसके बाद मलेशिया है, फिर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आपसे बोला जाए कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है या इस उद्देश्यमयी संगठन में कौन कौन देश शामिल हुए हैं अभी, तो लगभग 3 से 4 देशों के नाम आते हैं हर बार, अलग अलग नाम प्रकार के। किसी में यूएसए शामिल होगा, किसी में ऑस्ट्रेलिया। याद कैसे करोगे इनको,
आप डायरेक्टली अगर याद कर लोगे देश, आप अगले दिन भूल जाओगे, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है मैपिंग। मैं बार बार कहता हूं मैपिंग से सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी ही कवर नहीं होती है, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। जियोग्राफी में आपको मैपिंग से ये सभी देश, जैसे आपने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को अगर पढ़ा है मैपिंग से, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आपने जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने याद किया कि सबसे ऊपर है थाईलैंड है, थाईलैंड के नीचे मलेशिया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, और सिंगापुर के बगल में बिल्कुल फिलीपींस अलग से है। तो थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद बगल में फिलीपींस हो गया, और उसके बाद भारत अलग से जुड़ गया है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो बस इसे याद हो गया। आप तुरंत अगर देखोगे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बिल्कुल भूल जाओगे। क्रम से याद करो, ऊपर से नीचे ऐसे क्रम से लगे हुए हैं ये देश, ठीक। इसी के बगल में कंबोडिया है, लेकिन कंबोडिया नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद भारत। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है, तो सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। क्या है, सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य है। स्काई ट्रैक के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है, विस्तारा। क्या नाम है, विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो आरबीआई को। किस बैंक को दिया गया है ये अवार्ड, आरबीआई को, ठीक। उसके बाद बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने वाले राज्य कौन है। पवन ऊर्जा, देखिए खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो याद रखना है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में या पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन में पहले नंबर पे गुजरात है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, सॉरी हाँ तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन में। अब मैंने बताया था पवन ऊर्जा में पहले नंबर पे कौन है, फिर पहले नंबर पे चीन है, फिर यूएसए है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है। भारत में भी पहले नंबर पे तमिलनाडु बताया था, लेकिन करंट का डेटा क्या कह रहा है कि जून 2024 में पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन शीर्ष कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे गुजरात है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, ठीक है। केंद्र सरकार ने कहां पर पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, झारखंड में। कहां पर, झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की, एम्बर, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष देश कौन कौन से। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है, सौर ऊर्जा उत्पादन में 3 देश बता दो। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले नंबर पे चीन है, फिर यूएसए है, फिर भारत है। चीन है, फिर यूएसए है, फिर भारत है, बस हो गया। विश्व के 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं, विश्व के 50 सबसे अमीर शहरों में किस रिपोर्ट के अनुसार है, तो वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के 50 देशों में भारत के सबसे अमीर शहर कौन से हैं, तो मुंबई, दिल्ली। मुंबई 24वें नंबर पे है और दिल्ली 37वें नंबर पे है, ठीक। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन है, तो भारत है, मैक्सिको है, चीन है। शुरुआत के 3 याद कर लो, भारत है, मैक्सिको है, चीन है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है, दिल्ली की, 350वां स्थान है विश्व में। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन कौन से हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया था क्या, नाइट फ्रैंक, क्या बताया था पीछे, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, मैं फिर लिख देता हूं, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहले नंबर पे मनीला था, दूसरे नंबर पे मुंबई था, ठीक है। वो अलग रिपोर्ट थी, लेकिन ये अलग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल और केवल सिंगल बात हो रही है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। तो यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है
कि अगर आपसे पूछा जाए नाइट फ्रैंक द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर मनीला है, दूसरे नंबर मुंबई है, लेकिन ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, फिर लंदन है, फिर जोस है, फिर टोक्यो है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में केवल सम्मेलन हटा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में सम्मेलन हटाकर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद है भारत रोजगार दिवस। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 दो लोगों ने मिलकर जारी की, मतलब दो संस्थाओं ने मिलकर जारी की है। एक है मानव विकास संस्थान और एक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ठीक। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन दोनों ने मिलकर क्या है, भारत रोजगार रिपोर्ट जारी की। तो सिंपल सा इसे पूछा जा सकता है कि भारत रोजगार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था ने जारी की है? तो कथन पहला है मानव विकास संस्थान द्वारा जारी की गई है। कथन दूसरा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कोई योगदान नहीं है। अब ऑप्शन बताइए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक ना तो दो? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो बता देना है कि मानव विकास संस्थान भी है और ILO अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत बीमा कौन सा है? सिंपल सा है, विश्व का सबसे मजबूत बीमा कौन सा है? तो LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक है, LIC सबसे मजबूत बीमा। लक्षद्वीप में बैंक की शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा बना है? भारत का प्रथम निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, तो HDFC। कौन है? HDFC। ठीक है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा है? HDFC। उसके बाद है किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आबू धाबी, UAE में। उसके बाद है, देखिए अब यहां से थोड़े से फरवरी के शुरू हो रहे हैं। फरवरी के अगर आपको मन हो तो पढ़ो और ना मन हो तो पहले आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ लो। ठीक है, 6 महीने का, 8 महीने का। उसके बाद जब टाइम बचे तब जनवरी से, फरवरी से, मार्च ये सब पढ़ो। ठीक है, वरना इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सबसे पहले 6 से 8 महीने का कवर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। खैर देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो कर्नाटक, समूह 1, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है, समूह 4 में चंडीगढ़ है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने, फरवरी में। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? फरवरी में, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैत दिनार। ठीक है, कुवैती दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत ही है और कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार। इराक से और ईरान से लगा हुआ देश है ये। ठीक। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कितना है? 10वां। समझिएगा, जो डॉलर हम लोग मतलब जानते हैं, तो डॉलर क्या है? USA 10वां स्थान है इसका। सबसे मजबूत कौन सी है? कुवैत दिनार। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। किसमें? शेयर बाजारों में। अच्छा, शेयर बाजार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ध्यान रखना है, ये बहुत बार आ चुका है पॉलिटी वाले पोर्शन में। शेयर बाजार जो है ये केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का। और जब चौथे नंबर पे भारत है तो इसी में पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। खुर्जा कहाँ? बुलंदशहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, यूपी स्पेशल है ये। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने वितरण केंद्र खोला है कहाँ? खुर्जा, बुलंदशहर, यूपी। चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है खुर्जा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6
नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग योजना की जगह पे बना था 2015 में, पता ही होगा। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों ने बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों। किस प्रदेश में सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बाहर निकल गए हैं भैया गरीबी से। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? विश्व आर्थिक मंच ने ही कई रिपोर्टें जारी की थी पिछले टर्न पे, हम लोगों ने देखा था, है ना, जिसमें एक थी विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें पहले नंबर पे स्वीडन था और 63वें नंबर पे भारत था, शायद मुझे याद आ रहा है 63वें नंबर भारत था, है ना। चलो खैर, तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, दावोस क्लोस्टर्स। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। तो भैया विश्व आर्थिक मंच इंपॉर्टेंट है, कई रिपोर्टें इसने जारी की है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां तक आपको हो गया होगा क्लियर, और हमारे भी हो गए हैं सारे पॉइंट समाप्त। तो आर्थिकी वाला पोर्शन हम लोगों ने समाप्त कर लिया, इतना ही था, ठीक है। और इसमें भी आपको ज़्यादातर चीज़ें ये फरवरी मार्च की नहीं पढ़नी है, उसके बाद की जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और सिर्फ टाइम बचे बाद में, उसके बाद फिर एक रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें ना भी जाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 6 से 8 महीने का डिटेल जाना आवश्यक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।